Hi everyone, this is Gaurav here. Welcome to Defense Post. Now, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था संगम एज को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हर्षवर्धना पीरियड को। बेसिकली ये तीनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल टॉपिक से आपको क्वेश्चंस CDS CA पे 5 कैट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो संगम एज के अंदर जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो उनके लिटरेचर को लेकर के या उनकी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट आए किंगडम्स को लेकर के हमें मिल जाते हैं। लेकिन गुप्ता एम्पायर के अंदर जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो उनकी स्टेट क्राफ्ट को लेकर के, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी या क्या क्या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुए, क्या क्या लिटरेरी डेवलपमेंट हुए, उन पर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर को। बेसिकली गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होता है 320 AD के आसपास और कंटिन्यू रहता है 550 AD तक। ये जो पीरियड है ये मोर देन 200 ईयर्स का लॉन्ग स्पैन है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि गुप्ता एम्पायर पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एम्पायर था। अगर हम मौर्यन पीरियड की बात करें तो मौर्यंस के बाद में गुप्ता एम्पायर जो है वो सबसे ज़्यादा सस्टेन करता है इंडिया के ऊपर। अब इस पीरियड को इंडिया की गोल्डन एज बोला जाता है। नाउ ऐसा क्यों है? गुप्ता एम्पायर में सबसे ज़्यादा हमें आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हो गए, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गई या जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हमें एनॉर्मस डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम गुप्ता एम्पायर को इंडिया की गोल्डन पीरियड एज के अंदर कंसिडर करते हैं। गुप्ता एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो रखी जाती है श्री गुप्ता के द्वारा और लेटर पीरियड में चंद्रगुप्ता वन जो है वो इस पूरे एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन अगर हम देखें तो तक्षशिला से लेकर के मॉडर्न पीरियड में पूरा बिहार, MP, झारखंड, उड़ीसा हो गया या वेस्टर्न में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पार्ट ऑफ MP हो गया, ये पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। चंद्रगुप्ता ने गुप्ता इरा स्टार्ट की थी और एक टाइटल लिया था महाराजा धीराज के नाम से। ये टाइटल उन किंग्स के द्वारा लिया जाता था जो अपने नियर बाय किंगडम्स को कॉन्क्वेर कर लेते थे, तो वे अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि देते थे। ही एक्सपेंडेड टू द गंगेटिक वैली, इन्होंने पूरी जो गंगेटिक वैली है वो पूरी कैप्चर कर ली थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे किंगडम्स भी थे जिनके साथ में ये कॉन्क्वर नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब किसी भी किंगडम से मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए जाते थे, उस किंगडम को भी वो अपने किंगडम्स में एनेक्स कर लेते थे। ना इनके बाद आते हैं समुद्र गुप्ता, जो सबसे बड़े गुप्ता पीरियड के किंग होते हैं। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। बेसिकली यहाँ पे उनको कंपेयर किया गया है नेपोलियन बोनापार्टी से। ही वॉज अ वैष्णवाइट। वैष्णवाइट से हम ये समझते हैं कि ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड ही वॉज अ ग्रेट पोइट, सो उनको जनरली कवि राजा भी बोला जाता है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हो गया या प्रयाग प्रशस्ति हो गया, यहाँ पे इनका मेंशन देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, जो उनके कोर्ट पोइट थे। इनके बाद उन्होंने वासुबंधु जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको अपना कोर्ट मिनिस्टर भी बनाया था। अब जो एक्सपेंशन चंद्रगुप्ता वन ने किया था उसको टेरिटरी क्लेम करने के लिए इन्होंने फाइनली अश्वमेधा यज्ञ किया। अश्वमेधा यज्ञ जनरली उस चीज़ के लिए किया जाता था जब आप उस टेरिटरी को एक्सपेंड कर लेते थे, तो उस टेरिटरी को क्लेम करने के लिए अश्वमेधा यज्ञ किया जाता था। अब इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता टू। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि चंद्रगुप्ता है ये मौर्यन वाले चंद्रगुप्ता तो नहीं है, नहीं, वो मौर्यंस थे, ये गुप्ताज हैं। अब यहाँ पे चंद्रगुप्ता टू जो है ये एक टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य के नाम से। और विक्रमादित्य जो थे वो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में उज्जैन के एक किंग भी होते हैं, तो उनसे भी जो है इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, ये एक टाइटल है और जो उज्जैन के किंग होते हैं उनका नाम ही विक्रमादित्य होता है। बेसिकली ये गुप्ताज थे। ही वॉज द सन ऑफ समुद्र गुप्ता। ठीक है, ये जो थे ये सन थे समुद्र गुप्ता के, एंड एक प्रिंसेस होती है कुमार देवी, लिच्छवी प्रिंसेस, उनके सन होते हैं। एंड ये जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टेब्लिश करते हैं वो नागाज एंड वकाताज के साथ में करते हैं। ये हमें यहाँ पे वकाताज देखने को मिलता है। ही हैज़ नवरत्नाज, उनके पास में नवरत्नाज थे। तो चंद्रगुप्ता
टू जो थे ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इनको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि नवरत्नाज के पीरियड में सबसे ज़्यादा गुप्ता पीरियड के अंदर डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे ये अपने आप को टाइटल देते हैं देवगुप्ता और देवराजा के नाम से, साथ साथ में जो विक्रमादित्य होता है ये भी इनका एक टाइटल होता है। अब नवरत्नाज में अमार सिम्हा हो गए, ये संस्कृत वोकैब पे अपना जो कुछ कंपाइलेशन है वो करते हैं। वारारुचि हो गए, वो संस्कृत ग्रामर पे करते हैं। कालिदासा हो गए, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया और मालविका अग्निमित्रा हो गया। कालिदासा ने जो है पुष्यमित्रा शुंगा के एक सन है अग्निमित्रा, उनके ऊपर ये पूरा जो लिटरेरी वर्क है ये लिखा है। तो कहीं गलती से ये कंसिडर मत कर लेना कि कालिदासा जो है वो पुष्यमित्र सिंह शुंगा के कंटेम्प्रोरी थे, नहीं, ये कंटेम्प्रोरी थे चंद्रगुप्ता टू के। फिर आते हैं वराह मिहिर, जिन्होंने वृहद संहिता लिखी थी, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, चांसेस हैं कि आपको स्टेटमेंट में कहीं देखने को मिल सकती है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं शंकु, धन्वंतरी हो गया, ये फिजिशियन थे जिन्होंने नवीनीतकम के नाम से ये जो कंपाइलेशन है वो किया था। ये बेसिकली मेडिसिन्स के ऊपर हुआ है पूरा कंपाइलेशन। फिर आते हैं हरिसेना, शरप्रांक हो गया, घातकर्णा हो गया और वेला भट्ट हो गए, ये इनके नवरत्नास थे। बेसिकली ये हर एक फील्ड के अंदर अपने जो कंपाइलेशन थे या जो किंग को गाइड करते थे, और उसकी वजह से इस किंगडम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अब इनके पीरियड में चाइनीज़ ट्रेवलर है फाहीन, ये पूरा इनका जो राइन है, उनके राइन के अंडर इनका किंगडम जो है वो विजिट करते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं। तो ध्यान रखना कि ये किसके कंटेम्प्रोरी आ रहे हैं, ये चंद्रगुप्ता टू के आ रहे हैं। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो था वो चंद्रगुप्ता टू ने बनवाया था, और यहाँ पे इन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट जो थे वो वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। फिर आते हैं कुमार गुप्ता। अब ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। अब आप सब लोगों को पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला में हुई है, सेकंड हमें नालंदा देखने को मिलती है जो बिहार के अंदर है। अब ये लेटर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बख्तियार खिलजी के द्वारा। देखो ये हम नालंदा यूनिवर्सिटी है, ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है ये मोर देन 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकती थी। अब इनके पीरियड में ह्यून्स हैं वो इन्वेड कर देते हैं इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पे, गुजरात और वेस्टर्न जो राजस्थान वाला एरिया होता है वहाँ पे ये इन्वेड करते हैं, लेकिन ये अपने सन के साथ में स्कंद गुप्ता के साथ मिल करके अपना जो किंगडम है वो सिक्योर कर लेते हैं और उनको फाइनली डिफीट कर देते हैं। उसके बाद में जो संगत स्कंद गुप्ता होते हैं वो सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं लिटरेचर को। अब जो लिटरेचर है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रोबेबल है, क्योंकि लिटरेचर पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके पीरियड में कुछ राइटर थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलेशन किए थे, तो वो सारे हम यहाँ पे करेंगे। आर्यभट्ट आते हैं जो लिखते हैं आर्यभट्टिया को एंड सूर्य सिद्धांत को, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। बेसिकली ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के पीरियड में क्लेम करते हैं कि हमें जो ये चीज़ें हैं, सूर्य सिद्धांत हो गया या जो सोलर मोशन हो गया, वो हमें पहले से पता था। फिर है भास्कर हो गए जो लघु भास्कर लिखते हैं, महाभास्कर लिखते हैं और लीलावती लिखते हैं। लीलावती जो एक कंपाइलेशन है ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। फिर है ब्रह्मगुप्ता जो ब्रह्म सिद्धांत लिखते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को जिनको हम कंसिडर करते हैं। राहा मिहिर हो गए वो बृहद संहिता लिखते हैं। लघु जातक कथास हो गए। वाघ भट्ट आते हैं जो अष्टांग हृदय लिखते हैं। फिर नवनीतकम हो गया, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, धन्वंतरी के द्वारा। बेसिकली एक वर्क है मेडिसिन्स के ऊपर कि किस डिजीज़ के अंदर कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं और वो नेचर में हम कैसे बनाते हैं। उल्का पाया लिखते हैं हस्तायुर्वेदा को। कमंडक है वो नीतिसार लिखते हैं। शूद्रक हो गए ये मरीकतिकम लिखते हैं, लव स्टोरी होती है एक ब्राह्मण की। वात्सायन कामसूत्रा लिखते हैं। कालिदासा हो गई वो ऋतु संभार लिखते हैं। जैन टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो न्यायवर्तम हो गया, ये सिद्धसेना, ठीक है, जैन बुक है, वो इसी पीरियड में कंपाइल की जाती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर को। अब गुप्ता एम्पायर के अंदर आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड होता है। हम सभी ने एलोरा है, अजंता है, इनकी केव्स देखी होंगी जो महाराष्ट्र के अंदर हैं। ये बेसिकली गुप्ता पीरियड के अंदर बनवाई गई थी। इनको रॉक कट केव्स बोला जाता है, जो किसी पत्थर को काट करके या उसको काव कर करके बनाई जाती हैं।
फिर आता है बाग केव्स। अब यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं जो बाग केव्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जो गुप्ता पीरियड द्वारा या गुप्ताज के द्वारा बनवाई गई थी। मीरपुर खास स्तूपा हो गया जो सिंध के अंदर है, रत्नागिरी स्तूपा है उड़ीसा, हम्मिक स्तूपा सारनाथ के अंदर है। ये भी सारे जो है गुप्ता पीरियड के ही आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स हैं। दशावतार टेम्पल हो गया देवगढ़ में झांसी के अंदर जो आता है। वराहा टेम्पल, वराहा टेम्पल जनरली वराहा जो है वो एक विष्णु का अवतार है। ठीक है, सो हमने देखा था कि जो गुप्ताज हैं वो विष्णुइज्म के भी एक अच्छे डिवोटी होते हैं। शिवा टेम्पल हो गया, खोह एमपी के अंदर है, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड के अंदर हमें दो तरह की आर्ट देखने को मिलती है। एक आती है नगारा स्टाइल और एक आती है द्रविड़ा स्टाइल। अब इन दोनों आर्ट के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। ये जो आर्ट होती है ये नॉर्थन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। लाइक अगर आप यूपी बिहार या हरियाणा दिल्ली के आसपास हो गए तो आपको इस तरीके के मंदिर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप तमिलनाडु केरला हो गए तो वहाँ पे आपको इस तरीके की आर्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मंदिर होते हैं उनके अंदर तीन टाइप के मंडप्स होते हैं और ऊपर इनका होता है अमालका, और जो इनका शिखर होता है वो थोड़ा कर्वी होता है। द्रविड़ा स्टाइल के अंदर जो ये इनका शिखर होता है ये सबसे ऊपर होता है। फिर इनका जो ये वाला पोर्शन होता है इसमें रेक्टेंगुलर शेप बनी होती है। जैसे हम बृहदेश्वरा टेम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। लेकिन ये जो टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल हो गया, ये जनरली कर्व के साथ बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कर्वी है चीज़ें। फिर ये जो पोर्शन आता था ये इनको मंडपा बोलते हैं। और इसके अंदर जो शिखर होता है इसके नीचे जाकर के गर्भगृह होता है जहाँ पे आइडल रखी जाती है। अब जो द्रविड़ा स्टाइल के जो मंदिर होते हैं इनके अंदर जो मंडपा होता है ये बहुत लंबा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है ये मंडपा हो गया। ठीक है, अब इनका जो मंडपा होता है वो बहुत छोटा सा होता है और द्रविड़ा स्टाइल के अंदर ही काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद में इनका जो डिफरेंस है इसको जनरली ये विमाना के नाम से जानते हैं। ये जो पूरी शेप है इसको ये विमाना बोलते हैं। फिर आता है इनका ग्रीवगृह है। जो ग्रीवगृह होता है वो इनके नीचे होता है जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब इनकी फाइनल बाउंड्री बनती है तो वहाँ पे एक गोपुरम बनता है जो हमें नगारा स्टाइल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ इनके पीरियड के अंदर ये दोनों जो स्टाइल है आर्किटेक्चर की, टेम्पल आर्किटेक्चर की, वो इवोल्व होती हैं। उसके अलावा जो आयरन पिलर है जो दिल्ली में लाया गया था वो भी गुप्ता पीरियड के अंदर ही बनाया गया। नाउ डिस्कस करते हैं कुछ मिससेलेनियस फैक्ट्स को। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था मौर्यन से। नाउ ऐसा क्यों हुआ? मौर्यंस में भी हमने देखा था कि उनका जो किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता है। ठीक उसी तरह जो गुप्ता का पीरियड है उसमें ये अपना किंगडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं। अब जब कोई किंगडम एक्सपेंड करता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये क्या करते थे, अपने किंगडम को भुक्तीज में, विशाज में एंड विथिकाज में डिवाइड कर देते थे। वहाँ पे एक फ्यूडल को रखते थे जिसका काम होता था उस लैंड के ऊपर जो भी खेती वगैरह होती है उससे टैक्स कलेक्ट करना। और वो टैक्स जो था वो फाइनली किंग को दिया जाता था और जिसकी वजह से पूरा किंगडम जो है वो रन करता था। तो गुप्ता एम्पायर के अंदर फ्यूडलिज्म की स्टार्ट या फ्यूडलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। बेसिकली हिंदी में इनको सामंत बोला जाता था। ब्राह्मणिज्म है, शैविज्म है, वैष्णविज्म है, ये इनके किंगडम के अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज हुए। अब हमने देखा था कि जो समुंदर गुप्ता है वो खुद एक वैष्णवाइट थे। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इनके पीरियड के अंदर जो भक्ति का कल्ट है वो स्टार्ट हो चुका था। इवन की जो शिवा है, विष्णु है, इनकी पिक्चर्स हमें यहाँ पे इस पीरियड के अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था उनको एज ए एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग नेगलेक्ट किया गया, लेकिन उनका जो आर्किटेक्चर था उनको लेकर के यहाँ पे हमें डेवलपमेंट फिर भी देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम था वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया था। अब जो कास्ट थी वो वर्णास से ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गई थी। वर्णास में बेसिकली 4 लोग होते थे, यहाँ पे जो कास्ट है उसमें भी डाइवर्जन आने लग गए। एक पर्टिकुलर को चंडाल्स बोला जाता था, उनको पूरी कास्ट सिस्टम से भी आउट कर दिया गया था। विष्ठी जो होती थी ये जनरली स्लेव्स होते थे या जिनको फोर्स लेबर बोला जा सकता है। ये रॉयल फैमिली को सर्व करते थे। फिर आते थे कुमार मात्यास, ये हाई ऑफिशियल्स होते थे जो किंग के साथ में बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे। संधि विग्रहिका हो गए, ये अगर हम इनको आज के मॉडर्न पीरियड में कंपेयर करें तो फॉरेन मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट इसकी पोस्ट होती थी। किंगडम को जनरली भुक्तीज में, विशाज में एंड विथिकाज में डिवाइड किया जाता था।
भुक्तीज को हम प्रोविंस बोल सकते हैं, विशाज आज के करंट डे में डिस्ट्रिक्ट हो गए, विथिकाज नगर और ग्राम के लेवल पे इन डिवाइड किया गया था। अब गुप्ताज ने जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे काफ़ी बड़े पैमाने पर, ठीक है, और जो प्योरस थे वो कुशाणा के द्वारा किए गए थे और जो फर्स्ट थे वो ग्रीक्स के द्वारा किए गए थे। तो ये टर्म भूलना नहीं, क्योंकि ना डिफरेंट डिफरेंट किंग के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स थे वो रिलीज किए गए। वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ये इस पीरियड के अंदर कंपाइल्ड हुए। अब इसी वजह से जो जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुए एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिसिन्स के अंदर, इस वजह से गुप्ता पीरियड को इंडिया की गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑफिशियल्स थे इनके जो हम डिस्कस करेंगे, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें कवर कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके बनाई गई है। तो सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंत्री या कुमार अमात्यास जिनको हम बोल सकते थे, वो एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के इक्विवेलेंट होती थी। ये हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। फिर आते थे महाबलाधिकारतास, जो कमांडर होते थे इन चीफ में, ये अपॉइंट किए जाते थे किंग के द्वारा। संधि विग्रहिका हो गए, ये फॉरेन मिनिस्टर के इक्विवेलेंट, आज की हमारी जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट होती थी। फिर आते थे महादंडकान्या, ये चीफ जस्टिस होते थे, ठीक है। फिर आते हैं महासभापति, जो कमांडर होते थे कवालरी के। कवालरी जो हॉर्स राइड करते थे, उनकी जो पूरी सेना होती थी, उनके ये कमांडर होते थे जिनको महासभापति बोला जाता था, ठीक है। तो ये ज़्यादा टर्म्स मैंने ऐड नहीं किए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो CDS CAPF या किसी UPSC सिविल सर्विसेज में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं इनका पैटर्न कैसा रहता है। बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन मिलते हैं हमें एंशंट हिस्ट्री से, वो इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब संस्कृत लैंग्वेज है, लिटरेचर है, वो अपनी हाइट्स पे पहुंच चुका था अंडर रॉयल पैटर्नेज ऑफ गुप्ताज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें संस्कृत में जितने भी हमने पॉइंट किए थे वो सारे संस्कृत के अंदर ही अपना कंपाइलेशन करते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट को आउट करना है। द स्टेटस ऑफ वीमेन जो था वो रीडिफाइन किया गया था, इन टाइटल है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, एंड हैंस देवर अमोंग टीचर्स। अब हमने जितने भी नवरत्नाज किए हैं या हमने जितने भी लिटरेचर का वर्क किया है, हमने किसी में भी किसी भी वीमन का नाम नहीं सुना है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, ठीक है, क्योंकि जो इस पीरियड के अंदर वुमेंस को स्पेशल राइट या ऐसे एजुकेशन के लिए जो राइट थे, ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक हमने देखा था, क्योंकि जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मौर्यन से काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। Now, land grants paved the way for feudal developments and emergence of serfdom in India. अब इस पीरियड में हमने लास्ट ही स्लाइड में किया है कि इस पीरियड के अंदर जो फ्यूडलिज्म है उसका राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गई। तो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। ना इसमें से देखते हैं कि इनमें जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। कुमार अमात्यास होते थे, ये टॉप ऑफिशियल्स होते थे, चीफ ऑफिशियल होते थे, जो किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो बिल्कुल सही है। फ्यूडलिज्म था जो वो फ्यूडलिज्म द फ्यूडलिज्म स्टार्टेड राइजिंग इन गुप्ता पीरियड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गोल्ड इरा इज कॉल्ड ड्यू टू डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड आर्ट, एकदम सही, हमने अभी भी डिस्कस किया था ये चीज़ें। तो ये तीनों ही सही हैं, तो हम फोर्थ को ऑटोमेटिक रोंग कर सकते हैं ना। फिर भी डिस्कस करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिमोलिश्ड बाय बख्तियार खिलजी इन गुप्ता पीरियड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है CDSE के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो डिमोलिश की गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा, बिल्कुल सही है। लेकिन इन गुप्ता पीरियड इन्होंने कंडीशन दे दी। तो बख्तियार खिलजी ने जो इन्वेजन किया था वो 1300 के आसपास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स प्रूव हो जाती है। नाउ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे हर्षवर्धना पीरियड को। सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय, सायनारा।